अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और उसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अ, उनके हवाले से मैं बताऊंगी आपको। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जी हाँ, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि उस सेक्टर की ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, क्या मामला चल रहे हैं, गाड़ियों की कीमतें जो है क्या कम होने वाली हैं, बजट आने वाला है, क्या क्या टैक्सेस के हवाले से बातचीत चल रही है, आईएमएफ ने क्या जो है शराइत रखी हैं इस सेक्टर को लेके, ये सारी बातें हम करेंगे। और इन सारी बातों को करने के लिए हम हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर साहब, और जो है, जी हाँ, जो कि हैं जनरल सेक्रेटरी ऑटोमोटिव ट्रेडर एंड इंपोर्टर एसोसिएशन यानी कि एटेक, और जो है ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन सिंध के भी वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और उनसे हम जो है बात करेंगे कि जो है क्या मामलात हैं इस पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर। तो चलें जी, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन का। जी मैडम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और इट्स प्लेजर फॉर आवर। प्लेजर। और जो है सबसे पहले तो सर, जो है इस सेक्टर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस वक्त जो है बजट भी आने वाला है, इट्स नियर। और जो है आईएमएफ की भी शराइत हैं। क्या मामला चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जो है आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जो है इस सेक्टर में क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त। जो है गाड़ियों के हवाले से क्या इकदामात हो रहे हैं, कीमतों के हवाले से स्पेशली इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। और इसके अलावा जो है जो लोकल हमारी जो गाड़ियां बन रही हैं उनकी प्राइजेस जो है क्या है, जस्टिफाइड हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त जो है कीमतों के हिसाब से, मुझे ये बताइए कि कीमतों की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस वक्त खरीदो फरोख्त के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक जो है सब डीलर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो जो है बताइए कि इस वक्त गाड़ियों की फरोख्त का क्या है, एक आम आदमी की पहुंच है इन गाड़ियों तक, क्योंकि ये हमारी लग्जरी नहीं है, ये हमारी जरूरियात है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब गाड़ी रखना अब एक जरूरत हर घर की बन गई है। ये अब लग्जरी के अंदर आती नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग चार्जेस और सारे ऊबर चार्जेस और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं इस इन्फ्लेशन के दौर में कि हर आदमी ये सोचता है कि घर के अंदर एक छोटी गाड़ी हो, जो कि बाजार में मैसर नहीं है ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक। प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई हैं। अगर हम लोकल अपने असेंबलर्स की भी बात करें तो 660 सीसी की भी जो गाड़ी एक छोटी सी है, वो भी 3 मिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस कर रही है, विच इज रियली आउट ऑफ रीच फॉर अ रेगुलर कस्टमर। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गाड़ी अफोर्ड करना बेसिकली एक नामुमकिन टास्क हो गया है। ऊपर से फिर फ्यूल चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं, तो फ्यूल चार्जेस अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो जाता है ऊबर की तरफ। तो उसके फेयर्स इतने ज्यादा हैं कि वो भी अफोर्डेबल नहीं है। तो वो दोबारा सोचता है कि एक गाड़ी ली जाए छोटी सी, तो वो हमारी बाजार में आता है। बाजार के अंदर स्टार्टअप जो मार्केट के अंदर हो रहा है नई गाड़ी का, वो मोर देन 3 मिलियन का है, जो कि रियली इट्स आउट ऑफ रीच फॉर रेगुलर कस्टमर। देर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द सेल्स ड्यू टू द प्राइस हाइक। ये सारे मामला हैं। प्राइसेस डे बाय डे अप होती जा रही हैं। सब डीलर्स जो है यहाँ पे सन्नाटे में बैठे हुए हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें ट्रांसफर्स के भी इश्यूज आते हैं, रजिस्ट्रेशन के भी इश्यूज आते हैं। हमारे ईवी का दौर आ गया है, दुनिया ईवी के ऊपर जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन इस कंट्री के अंदर इतना ज्यादा फ्रूटफुल इसीलिए अभी साबित नहीं होगा कि यहाँ पे पावर एनर्जी के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई बहुत लिमिटेड है इस सिटी या कंट्री की पूरी बात की जाए तो। दूसरा कि यहाँ पे ईवी बायर्स जो हैं उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन है वो मुहैया नहीं किए गए। सही है, यहाँ पे हाईवे के ऊपर चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए, तो इस ईवी की सेल्स को भी फरोग दिया जा सकता है।
बहुत सारी शॉर्टेजेस हैं जिसके लिए मामला कुछ ऐसा अटका हुआ है कि अच्छा, फिर हमारी इंपोर्ट पॉलिसी कोई इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से नहीं, ठीक है, है। देयर शुड बी एन इंपोर्ट पॉलिसी। और जैसे आईएमएफ का भी आपने मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड अभी एक सवाल भी पूछा था कि आईएमएफ के अंदर जो है अभी कुछ आरडी को रिड्यूस करने की बात आ रही है। तो हमारी तो बहुत पुरानी डिमांड है कि आप 5 साल 7 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट को बाकायदा तरीके से इंपोर्ट पॉलिसी कोई ऐसी बनाई जाए और इस तरह फैसिलिटेट किया जाए कस्टमर्स को, और उनको पुरानी जापानी गाड़ी मुहैया की जाए जो कि रेट्स में भी कम हो, अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी भी उसकी बेहतरीन हो। लेकिन देर इज, जैसा कि मैंने कहा, देर इज नो इम्पोर्ट पॉलिसी फॉर द इम्पोर्ट ऑफ यूज्ड व्हीकल। तो यहाँ भी हमारा जो है वो एक हर्डल है बहुत बड़ा, जो जिसको हम फेस करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई जापानी गाड़ी अगर कोई खरीद भी लेता है तो स्टेट बैंक की तरफ से ऑर्डर ये है कि भाई आप उसको लीज नहीं करवा सकते। तो दैट्स हम्म। अनदर इशू। ठीक है, अच्छा, अगर लोकल गाड़ी की तरफ आप जाते हैं, एक तो प्राइस हाई कितनी ज्यादा है, इट्स नॉट अफोर्डेबल। ठीक है, और दूसरा ये कि फिर जब लीज कराने जब वो जाते भी हैं तो देर इज लीजिंग कैप, 3 मिलियन से ज्यादा आप उसको लीज नहीं करवा सकते। तो दैट्स हम्म। अनदर हर्डल। तो फिर इन दी एंड होता ये है कि आदमी मजबूरन जो है वो लोकल कार्स की तरफ ही, लोकल असेंबल्ड कार्स की तरफ ही जाता है। और मजबूरी में भी खरीदता है क्योंकि उसके अंदर जो स्टैंडर्ड फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स और ऐसे हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं हमारी लोकल जो असेंबल्ड कार्स जो हैं। तो वी आर सही। फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो सही। हमारी सेल्स जो है डे बाय डे डिक्लाइन ही हो रही है और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। सही है, गाड़ियों की प्राइस महंगी होती जा रही है। तो हम्म। जो हमारा जो प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ कार्स वही है, अगर किसी के पास 10 गाड़ियां पहले अगर 5 करोड़ में आ जाती थी, तो अब वही 10 गाड़ियां जो है वो 15 करोड़ रुपए के अंदर वही इन्वेस्टमेंट है। और हम्म। चूंकि वो प्राइसेस इतनी हाई है, हमारा जो सेल का जो रेशियो है, जो इसका जो ग्राफ जो है वो डिक्लाइन की तरफ ही जा रहा होता है। तो ये सारे इश्यूज हैं। आपने ग्राउंड रियलिटी का पूछा तो वो शुरुआत सही। के अंदर ही मैंने इतनी बातें आपसे की हैं। आपके कोई बिल्कुल। फर्दर क्वेश्चंस हैं? बिल्कुल सही बात है सर। और अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि कौन सी जो कार्स हैं वो जो है ज्यादा सेल होती हैं, जो है अब जाहिर सी बात है लोग ज्यादा लोकल की तरफ आ गए हैं, तो छोटी गाड़ियों की ज्यादा सेल होती है, या फिर जो है बड़ी गाड़ियों को लेने में लोग इंटरेस्टेड होते हैं? तो थोड़ा सा सेल रेशो बताइए, इस हवाले से बताएं। देखिए, इसका मैं आसान सा जवाब आपको इसलिए दूंगा। देखें, वैसे तो ग्लोबली ये देखा जाता है हम्म। कि जब कोई चीज चीप होती है, कोई सस्ती होती है, तो उसका बायर ज्यादा होता है। हम्म। ठीक है, अब यहाँ तो मसला अमीर और गरीब का आ जाता है इस हमारे माशरे के अंदर। गरीब के लिए ही इश्यूज हैं कि वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब गरीब आदमी अगर छोटी गाड़ी लेने जाता है तो वो मजबूरन ले नहीं सकता क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है। अमीर आदमी को सस्ती हो महंगी हो, पेट्रोल 300 रुपए पर लीटर जा रहा है, 200 रुपए पर लीटर जा रहा है, गाड़ी 80 लाख की 1.5 करोड़ की हो गई, इट्स नॉट अ मैटर फॉर दैम। अमीर लोगों का कोई मसला नहीं है, जो बड़ी गाड़ी है वो बिकी रही है अभी तक क्योंकि वो अमीर आदमी खरीदता है। जो हमारे जो 80% जो हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसका मसला है हमारे लिए, क्योंकि वो गाड़ी से महरूम हो रहा है। वो क्योंकि वो इनकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर नहीं आ रही। बड़ी गाड़ी बिक रही है, बड़े मजे से बिक रही है, ओन भी दे रहे हैं लोग। अमीर लोग हैं वो, इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी ज्यादा भी होती है हम्म। और बड़े वर्सेटाइल सोर्स ऑफ इनकम होता है उनका, सारा हर जगह से इनकम होती है, तो इनके लिए इशू नहीं होता। गरीब आदमी एक अपनी जो है सैलरी पे या कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, वो उसके ऊपर महदूद है। वो अपना घर का खर्चा निकाल ले, वो अपने घर का किराया निकाल ले, अपने बच्चों की स्कूल और मदरसे की फीस निकाल ले, बड़ी बात है। वो खर्चा अपना गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी पे वो निकाल ही नहीं सकता है। वो अपना पैसा जो है वो इन्हीं चीजों में खर्च हो जाता है। ही कैनॉट अफोर्ड अ स्मॉल कार। छोटी से छोटी गाड़ी भी जो है वो अभी एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए लेना दुश्वार है। सही। अच्छा से जब लोग गाड़ी खरीदने आते हैं तो जो है आप ये क्या देखते हैं कि इसमें जो है कार फाइनेंसिंग के लोग ज्यादा होते हैं कि थ्रू गाड़ियां परचेज कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो कैश के थ्रू जो है गाड़ियां परचेज कर रहे होते हैं? इसका इसका क्या रेशो है? देखिए, मिडिल क्लास तबका जो है वो बेसिकली वो कैश पे ही उसके लिए अफोर्डेबल है गाड़ी लेना। फिर लीजिंग के अच्छा। प्रोसेस अलग हैं उनकी, फिर डॉक्यूमेंटेशन इतनी पक्की नहीं होती तो लीज अप्रूव नहीं होती उनकी। इनके इनके जो बैंक अकाउंट लेजर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते गरीब आदमी के, तो उसको अपना जो परचेस ऑर्डर को अप्रूव कराना भी इतना आसान नहीं होता। अमीर के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैश पे जो आम तबका है वो गाड़ी लेता है, तो 10-15 लाख रुपए लेके मार्केट के अंदर जब आता है तो उसको कोई खातर का उनकी मर्जी के बगैर गाड़ी उस प्राइस के अंदर मिलती नहीं है।
क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा महंगी हैं गाड़ियां। मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी जो है गाड़ियों की बड़ी महंगी है। और एक और इशू मैं आपको बताऊं कि जैसा कि हमारी लोकल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हर गाड़ी जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफर होनी चाहिए, तो पब्लिक को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल हमसे अप्रोच करती है जब कोई गाड़ी लेता है, तो वो कस्टमर चाहता है कि उसका एसेट जो है, जो गाड़ी उन्होंने बाय की है, वो उनके नाम पे ट्रांसफर भी हो। लेकिन अभी कुछ बिल्कुल करंट और लेटेस्ट इश्यूज एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर ये चल रहे हैं कि जो भी गाड़ी यूज्ड हो, तो उसके ऊपर सेलर और बायर दोनों का बायोमेट्रिक जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी मार्केट के अंदर, कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर, कराची इटसेल्फ एक इतना बड़ा जो है मामला है यहाँ पे कराची का, क्योंकि हमारे अपने जो ऑल ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन कराची, जो हमारी एसोसिएशन है, उसके अंदर 10 जोन्स हैं जो पूरे शहर के अंदर फैले हुए हैं, और हजारों लाखों गाड़ियां डिस्प्ले के ऊपर फॉर सेल इस वक्त इन्वेस्टेड मौजूद है, जिसके लिए मैंडेटरी अभी हुकूमत ने करार दे दिया है कि जो सेलर जो है उसका भी बायोमेट्रिक मैंडेटरी है, उसके बगैर गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। अब जो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्लेड कार्स व्हीकल्स जो है, उनका जो सेलर का बायोमेट्रिक, सेलर बेसिकली हमारे हाथ में होता नहीं, किसी न किसी जराये से ये शोरूम पे गाड़ियां आती हैं, ब्रोकर के थ्रू आती हैं, इन्वेस्टर्स के थ्रू आती हैं, जो कि बिल्कुल लीगल होती हैं, ओपन, एक्सक्यूज मी, ओपन लेटर पे हैं, जो कि बिकनी है, और बिक के बायर जो है अपना बायोमेट्रिक करवा के और उसको अपने नाम पे करवा ले, और सेफ एंड सिक्योर तरीका है। लेकिन जो अभी जो मैंडेटरी इन्होंने अभी एक जो तरतीब बनाई है एक्साइज हुकूमत ने, कि सेलर का बायोमेट्रिक मैंडेटरी जब से इन्होंने किया है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सामना क्रिएट हो गया है कि अब हम अच्छा, उसके बगैर जो है ये फॉर्म आप कंप्लीट ही नहीं होगा जब तक कि आप सेलर का बायोमेट्रिक उसके अंदर शामिल ना कर लें। तो हमारी डिबेट इस वक्त, और हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे एक्साइज मिनिस्टर से भी चल रही है, एक्साइज के सेक्रेटरी से भी चल रही है, वो बहुत अच्छा हमें एंटरटेन भी करते हैं और हमें समझाने की भी कोशिश करते हैं आगे। ये हुकूमत की जब ये अपनी जो मीटिंग्स जो होती हैं उनकी, और लॉ पास हुआ है, बाकी ऑर्डिनेंस पास होता है असेंबली के अंदर, उसके अंदर वोटिंग होती है, लेकिन उसके अंदर हमें भी, तो हमने ये हमेशा एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से भी और कराची चेंबर के प्लेटफॉर्म से भी हमने इनको कहा है कि हमें भी इस सारे डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाए, इट वुड बी बेनिफिशियल, क्योंकि जो कार इंडस्ट्री को हम इतना इंटरनली जितना बेहतर तरीके से जानते हैं, इतना ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे पास भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो कि इनको अच्छी अच्छी राय दे सकें। लेकिन अभी कुछ हुकूमत के कुछ ऐसे फैसले अभी हुए हैं बायोमेट्रिक के हवाले से, जिसके अंदर बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है कि गाड़ी का ट्रांसफर। अब जब गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती, नाम पे भी इश्यूज आते हैं, तो फिर कस्टमर ऑटोमेटिकली जो है एक स्टेप पीछे जाता है कि वो गाड़ी नहीं लेता फिर। सही है, ओपन लेटर पे इनसिक्योर भी है, अनसेफ भी है। ये बेहतर है कि भाई कोई ऐसा लाएमल तय करें, हुकूमत के कोई नरमी का मामला ऐसा इख्तियार करें जिससे पब्लिक फैसिलिटेट हो, कंज्यूमर्स ऑफ द कार फैसिलिटेट हो, और ये जो हमारे जो हजारों की तादाद में जो डीलर्स अरबों रुपए जो का माल लेके बैठे हुए हैं, लीगली एक धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर इतने ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो सारा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को रिकंसिडर करना चाहिए, सारी बातों को फैसिलिटेट करना चाहिए कि हमारी भी सेल्स इतनी डिक्लाइन ना हो और कस्टमर्स को भी फायदा हो इस हवाले से। जी, बिल्कुल। अजय सर, कीमतों के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो है इम्पोर्ट के ऊपर जो है जो इस वक्त पाबंदी लगी हुई है, और टैक्स उनके जो अभी इसके ऊपर भी अमेंडमेंट होने वाला है कमिंग बजट में। लेकिन जो लोकल गाड़ियां हैं, जो इनकी प्राइसेस हैं, आपको क्या लगता है ये क्या वजूहात हैं, क्यों इतनी ज्यादा है कि एक ऑल्टो गाड़ी भी लेने जाओ तो वो भी कोई हमेशा 2 मिलियन से ऊपर की मिलती है, 2-3 मिलियन या 2.5 मिलियन, ये इस तरह की जो है वो मिलती है। तो आखिर क्या वजह है कि लोकल मैन्युफैक्चर्ड जो गाड़ियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं? क्या वो उनकी प्राइसेस जस्टिफाइड है? आप क्या समझते हैं? और बेसिक वजह क्या है इनकी बढ़ने की? और जो है गवर्नमेंट इस हवाले से जो है एज अ डीलर्स आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी गाड़ी सेल करने में, तो क्या गवर्नमेंट इस तरह की कोई इकदामात नहीं करे कि गाड़ियों की कीमतों के ऊपर कुछ काम किया जाए, ताकि एक आम इंसान की रसाई हो और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी आसान हो? अब ये जो आपका सवाल था उसमें मजीद रोशनी डालते हुए आपने ये पूछा था कि क्या ये जो लोकल गाड़ियों की प्राइसेस जस्टिफाइड हैं या नहीं, तो उस का जवाब देते हुए मैं ये कहूंगा कि हमने काफी लोकल असेंबलर्स के सीईओ से मुलाकात की थी, और उनसे ये सवाल हमने खुद उनसे पूछा कि क्या ये प्राइसेस जस्टिफाइड है, इतनी प्राइस हाइक के पीछे रीजन क्या है।
हम्म। तो उन्होंने यही बताया था कि डॉलर डॉलर जैसे जैसे हाई होता जाएगा, प्राइस हाइक होती जाएगी, प्राइसेस ऊपर होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारे लोकल असेंबलर्स हैं, ये सारी चीजें लाइट से लेके हर चीज, बम्पर से लेके हर चीज इंपोर्ट होती है। तो वो उसकी अ, मद में जो है ये सारे डॉलर जो है हमारा ज़राए मुबादला जो है ये खर्च होता है, और प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हाई हो जाती है। उनकी जस्टिफिकेशन ये है। तो इनका कहना ये है कि अगर डॉलर जो है वो अगर नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आएगी। जो प्रीवियसली ये एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमने देखा था प्रीवियस ईयर्स के अंदर, डॉलर के अंदर आया था, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज, प्राइस ड्रॉप नहीं हुई थी, डॉलर नीचे आ गया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमने एक कुछ सर्टन ग्राफ के ऊपर उसको स्टैंड किया हुआ है, और ये जो रेट्स जो दे रहे हैं ये जस्टिफाइड है। अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो कंपनीज हमसे सरचार्ज नहीं कर रही बकौल इनके, क्योंकि ये इसका रीजनिंग जो उन्होंने बताया था कि ये इन्फ्लेशन और डॉलर की प्राइस जैसे अप जा रही है उसकी वजह से हो रहा है। ये उनकी एक्सप्लेनेशन थी। हालांकि देखा जाए तो ये हमारी जो लोकल या कोई भी यूज इम्पोर्टेड व्हीकल की प्राइसेस जो है वो आउट ऑफ रीच है। हालांकि अगर आप इस बात को नोट करें कि हमारा जो हुकूमत के साथ एक ऐसा सीन है कि वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर्स इन कराची। ड्यूटी की मद में ये जो हमारी गाड़ी आती है, एक छोटी सी गाड़ी के ऊपर 660 सीसी की गाड़ी के ऊपर 10 लाख से ज्यादा ड्यूटी पे की जाती है। ठीक है, तो ये सारी ड्यूटीज भी इतनी ज्यादा है। इसके ऊपर आरडी अभी पिछले साल जो है वो रिमूव हुई थी, जिसके ऊपर थोड़ी रिलैक्सेशन मिली थी, लेकिन स्टिल आई वुड से देयर इज नो इम्पोर्ट पॉलिसी टू इम्पोर्ट द व्हीकल्स। तो ये जैसे आईएमएफ की ये जो बातचीत चल रही है, इसके अगर ये आरडी होते हैं इम्पोर्ट करने के लिए, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द होल कंट्री। और हम जो है जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये ड्यूटी की मद में, जो हम ये जो हुकूमत को देते हैं ड्यूटी, इसके लिए हमारे लिए कोई एक एक्स्ट्रा कॉलम लीनियंसी का लाजमी होना चाहिए। और ये सिर्फ अपने फर्द इस कार ट्रेड के लिए आवाज उठाते हैं, जिसके अंदर फैसिलिटेट अगर कोई करता है तो वो कंज्यूमर करता है। हमें अगर एक महंगी गाड़ी मिलेगी तो हम उसको महंगी बेचेंगे अपना एक प्रॉफिट मार्जिन या कमीशन मार्जिन निकालने के बाद, ठीक है हम्म। ना। लेकिन अगर ये प्राइसेस को हम सब डीलर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो हुकूमत का जो काम है कि ये वो करें, इसके ऊपर वर्किंग लाजमी है। अगर हम गाड़ी को देखें, सारी दुनिया में ये देखा गया है कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवानी हो, टाइटल अपने नाम पे करवाना हो या ट्रांसफर अपने नाम पे गाड़ी करवानी हो, तो दैट शुड बी चीप। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको गाड़ी ट्रांसफर करानी है तो आपको सीवीटी भी भरनी है, उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स भरना है, उसके ऊपर और फेडरल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, एक्साइज की मद में रोड टैक्सेस, तो 10 तरह के टैक्सेस हम भरते हैं, तो उसके बाद जाके नाम पे हमारे गाड़ी ट्रांसफर होती है। तो दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। दैट शुड बी, इसका भी जो पूरा रेशियो जो है, इसका जो एक्सपेंडिचर का काम आना चाहिए, ताकि ये भी प्राइसिंग को जो है कंट्रोल करता है। तो हर लिहाज से जो है गाड़ी की कीमत में इजाफा ही होता रहता है। तो ये सारे इश्यूज हैं हमारे लिए, और सही। इसकी वजह से होता ही है कि हमारी सेल्स डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है, और हम एक हमारा ये जो कार ट्रेड जो है तबाही की तरफ खड़ा हुआ सही। तो सर अब मुझे ये बताएं कि अभी जो है इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो ड्यूटीज वगैरह के ऊपर जो अभी अमेंडमेंट्स होने वाली हैं, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आई थिंक 1300 सीसी गाड़ियों से ऊपर की जो कार्स हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह का होगा। तो मुझे ये बताएं एक आम आदमी कैसे फैसिलिटेट होगा? एक आम आदमी के लिए तो जो है मेरे ख्याल से वही बात होगी, कीमतें वैसे ही रहेंगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? है। हुकूमत को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो 80% मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उनके लिए कुछ सोचे। 1300 है, अब 1600, 1800, 2000, 2400 सीसी की गाड़ियां तो सारी अमीरों की गाड़ियां होती हैं। बेसिकली ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कोई अगर ऐसा रोज वगैरह आते भी हैं तो अमीर लोग तो देखते भी नहीं है, डीलरशिप पे जाते हैं, कम हो ज्यादा हो वो गाड़ी उनके जहन में होती है लेना, तो वो ले लेते हैं। मसला सिर्फ यही है कि ये गाड़ियां जो है अफोर्डेबल एक आम आदमी के लिए, लेकिन 75-80% जो हमारी आवाम है वो गरीब है या मिडिल क्लास है, ये उसी के अंडर अंडर चलती हैं सारी तो बातें। तो कुछ ऐसा फैसला हो कि 660 सीसी के ऊपर कोई ऐसी मराद दी जाए जो 3 साल की इस वक्त उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट इम्पोर्ट कार ओल्डर देन 3 years।
तो वो पहले देखिए, पहले 10 साल पहले हमने 7 साल 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट की थी, तो हमारी मार्केट में एक रश लगा रहता था कस्टमर्स का, इतनी बाइंग और सेलिंग होती थी, लोग देते भी थे और थोड़े पैसे डाल के वो अपग्रेड कर लिया करते थे गाड़ी। लेकिन अगर अभी अपग्रेडिंग की भी अगर बात करें कि अगर एक आदमी को छोटी सी, मैं गाड़ी का नाम लूंगा, एल्टो से कल्टस पे भी जाना होता है, तो उसको 1 से 2 मिलियन मजीद पहले उसको हम्म। पैसे का अरेंजमेंट जब तक नहीं होगा, वो गाड़ी जैसे 2-4 लाख रुपए के अंदर अब गाड़ी भी अपग्रेड नहीं होती। तो देर इज अ सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक। और पूरी बाजार के अंदर जैसे मैंने बताया ना कि स्टार्टअप जो है हमारी गाड़ियों का, लोकल असेंबल्ड गाड़ियों का स्टार्टअप प्राइस भी जो है स्टैंडर्ड गाड़ी की भी more than 3 मिलियन है, विच इज आउट ऑफ रीच। तो इसीलिए हमारा जो है हुकूमत से ये मुतालबा भी है, और हमने काफी मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, और वुज़रा से मुलाकात भी की हैं, और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे तो हमारी हफ्ते में 1-2 मरतबा मुलाकातें एसोसिएशन के बिहाफ पे हम करते ही रहते हैं। और हमारी डिमांड यही होती है कि कोई ऐसी आसानी फराम की जाए, ट्रांसफर के अंदर को मराहत दी जाए, रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसी सहूलत दी जाए, एक्स्ट्रा काउंटर्स खोले जाए, लोगों को जो है हरेसमेंट से बचाया जाए। अभी तो देखें, लोकल और फेडरल गवर्नमेंट के भी पता नहीं क्या इश्यूज चल रहे हैं कि जब कोई गाड़ी ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन कराने जाए, तो वो जो फेडरल टैक्सेस जो है लोकल हुकूमत एक्सेप्ट नहीं कर रही, और गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है। फिर जब उसके बाद जब वो गाड़ी सेल होगी और जो सिंध हुकूमत का या फेडरल हुकूमत के कोई ऐसा कोई मुआयदा हो जाता है, तो बाद में वो जो है कलेक्शन वो जो है करना शुरू कर देते हैं, और सेलर ने गाड़ी बेच दी होती है, बायर ने गाड़ी खरीद ली होती है, और फिर वो जो टैक्सेस का मुतालबा जो आता है, तो वो उसके बाद जो है फिर अपना कस्टमर तो इतना परेशान नहीं होता जितना डीलर के ऊपर मुसीबत आती है कि सेलर और बायर दोनों जो है वो एक तलवार लेके जो है ना डीलर के पास खड़े हुए होते हैं कि ये हमारा मसला सॉर्ट आउट किया जाए। अगर हाथ के हाथ फेडरल टैक्सेस जैसे शुरू में ये लेते थे, लेकिन कुछ जिनके साथ पता नहीं क्या हुआ है कि अब जो है फेडरल टैक्सेस लोकल हुकूमत नहीं ले रही, लेकिन गाड़ी ट्रांसफर कर रही है। ऐसे में फिर या तो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लेकिन गाड़ी ट्रांसफर भी हो रही है, टैक्सेस वो ले नहीं रहे हैं, और बाद में जो है सेलर बायर और कार डीलर जो सब डीलर है उसके बीच में एक केयास क्रिएट हो जाता है, और उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबल जो एक कैरेक्टर होता है वो फिर डीलर होता है। तो वो ये एक और मुसीबत है जो हमें जो है फेस करनी पड़ती है। तो ये हमारा तो हुकूमत से ये भी मुतालबा है कि जब गाड़ी ट्रांसफर होने जाए, तो फिर ये फेडरल टैक्सेस और जितने भी जो आयड टैक्सेस उसके ऊपर जो लगाए गए हैं, चाहे वो सही है या गलत है, दैट शुड बी रिसीव्ड एट द काउंटर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल। सही। सर अभी आगे जो है इन फ्यूचर हम ये देख रहे हैं कि ईवी कार्स का जो है आने वाला है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ईवी कार्स कितनी सक्सेसफुल है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में इसका कोई बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है? क्योंकि इनकी प्राइसेस भी जो है हमारी जो फ्यूल कार्स हैं उनसे ज़्यादा ही है, अप्रोक्सीमेटली डबल ही कह लें। तो क्या फ्यूचर देखते हैं इसका पाकिस्तान में, और जो है क्या इसमें मजीद हुकूमत को करना चाहिए इन 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 गाड़ियों को फरोग देने के लिए? देखें, अभी तो लोकल असेंबलर्स ने तो कोई ऐसे ईवी इंट्रोड्यूस नहीं कराई है, छोटी गाड़ी। अभी जो भी इंपोर्टेड ईवीज आ रही हैं वो तो करोड़ों लाखों में भी नहीं है, करोड़ों में उसकी कीमतें हैं। लेकिन ये तो है ही अमीरों की गाड़ियां बेसिकली। लेकिन जो फ्यूचर जो है पूरे ग्लोब का जो फ्यूचर है वो ईवी व्हीकल्स पर ही, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। लेकिन हमारे साथ तो एक और इश्यू है कि आप भी कराची में रहती हैं, हम भी कराची में ही रहते हैं, यहाँ पे पावर का कितना ज्यादा इशू है। हमारी जो पावर सप्लाई के इश्यूज हैं, ये गाड़ियां चार्जिंग मांगती हैं डेली बेसिस के ऊपर, 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद दे नीड अ चार्जर। अब यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन चंद हैं, बहुत ही कम है, 1-2-3-4 होंगे तो होंगे, हाईवे पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे फरोग मिलेगा जब तक के चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पे, पेट्रोल पंप्स पे ना हो, हाईवे पे जगह जगह पे हर 50 किलोमीटर के फासले पे ना हो, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे कैसे कामयाब हो सकती हैं? और अगर हम यहाँ पे अपनी गाड़ी को चार्ज करके घर से निकलते हैं तो बिजली नहीं होती, तो वहां भी एक इश्यू है। अगर हम आधे रास्ते में इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, तो उसको फिर चार्ज कैसे किया जाएगा? ये भी बहुत बड़े इश्यूज हैं। तो इसकी सेल्स को इतना प्रमोशन उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि हुकूमत जो है सारा सेटलमेंट, चार्जिंग स्टेशन और फिर उनकी ड्यूटी की मराहत और ये सारी तो फैसिलिटेट नहीं करेंगे। कुछ आसानियां हुकूमत ने भी तो पैदा करनी है ना, सिर्फ हम सब डीलर ही तो गाड़ी नहीं बेच सकते ना, कि नहीं तो किसी रेट पे भी गाड़ी नहीं फ्यूचर बिकती। इतना कोई फिर खास नजर नहीं आता है आपको इन ईवी कार्स का?
इतना इतना कोई करीबी फ्यूचर के अंदर, तो इन द नियर फ्यूचर मुझे तो कोई इतना ब्राइट जी। फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इधर। अभी ना अमीरों के घरों में तो खड़ी हुई हैं सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो अपना चार्जिंग की पूरी लाखों रुपए खर्च करके अपनी गाड़ियों को चार्जिंग बूथ वगैरह अपने घर के अंदर ही फैसिलिटेट करके अपने आप को वो जो है इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली ये तो ऑन द रोड फैसिलिटी होनी चाहिए कि कहीं भी अगर आपकी बैटरी जो है वो अगर चार्जिंग मांग रही है तो हम्म। 10-20 किलोमीटर आगे जाके आपको जो रेस्ट हाउसेस जो बने हुए होते हैं, जो होटल्स बनी हुई होती हैं, या पेट्रोल पंप ये अपने हाईवे के ऊपर हैं, उनके पास तो चार्जिंग फैसिलिटीज लाजमी ईवी की होनी चाहिए, वरना तो फिर काम नहीं बनेगा। सही। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल ये कि मुझे ये बताएं कि अभी इंपोर्ट अगर खुल जाती है और ड्यूटीज में भी जैसे कहा गया है कि ड्यूटीज कम की जाएं, इंपोर्ट से इंपोर्ट गाड़ियां आ जाती हैं, तो मुझे ये बताएं कि लोकल गाड़ियों की कीमतों में कुछ ठहराव आएगा, और जो है एक आम इंसान जो ये इंडस्ट्री जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, इनके मामला बेहतर होंगे? क्या देखते हैं आप? आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग जो है ना इस वक्त इतने पुराने होने के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। सही, हमें हम्म। तो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए अभी। हर, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो टोयोटा हो, दे आर ऑल असेंबलर्स, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स। अगर हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो लाजमी कम आएगी, क्योंकि उसमें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर सही, जब हमारी लोकल कॉस्ट जो है वो डाउन ही आएगी। तो ये सारा सिलसिला है। ये अब बहुत सारी ऐसी और वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है वो डे बाय डे डिक्लाइन ही होती चली गई है। और अगर ये हमारी तो डिमांड हुकूमत से यही है कि आप पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियां खोलें, बाकायदा इसकी इंपोर्ट पॉलिसी दें, फैसिलिटेट करें, और ड्यूटी जनरेट होगी, और ड्यूटी की मद के अंदर जो है आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। हम तो ये चाहते हैं कि हम, हुकूमत का तो हमने हमेशा साथ दिया है, हुकूमत ने सर हमारा ये भी, भी कार कहा डीलर्स का जाता भी है बहुत साथ दिया, लेकिन एट टाइम्स। सर ये भी कहा जाता है कि जी, अगर इंपोर्टेड गाड़ियां हो जाएंगी तो ये जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं इनकी डिमांड कम हो जाएगी फिर, और इनकी जो प्राइसेस इतनी हाई है उसकी वजह से इनकी देखिए, ये देर स्ट्रगल इज अ करेगी। रीजन, देर, ये जो आप कह रही हैं देर इज अ रीजन, क्योंकि इतनी ज्यादा सेफ्टी फीचर से इक्विप्ड होती हैं, और इतनी हाई एंड कॉकपिट्स उन गाड़ियों के बने हुए हैं, इतनी कंफर्टेबल और इतनी सेफ्टी फीचर्स उनके अंदर होते हैं, तो जाहिर है एक आम आदमी वही प्रेफर करेगा कि उसको बेटर प्रोडक्ट चीपर प्राइस के अंदर मिले। तो जापानी गाड़ियों का वो जो प्राइस चीप भी होगी और प्रोडक्ट भी बेटर होगा। और जैसी जैसी पुरानी गाड़ी होगी उसके ऊपर ड्यूटी कम लगेगी। अब जैसे जितनी पुरानी गाड़ी लेंगे उसके अंदर डिप्रिशिएशन फैक्टर ज्यादा होता है, ड्यूटी कम होगी, और जब ड्यूटी जी। कम होगी तो ये कम प्राइस के अंदर गाड़ी आप प्रोवाइड कर सकेंगे कस्टमर्स को। तो उससे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लोकल असेंबल्ड गाड़ी पे तो आएगा। जब एक जापानी प्रोडक्ट उनको सस्ते में मिल रहा है तो लोकल प्रोडक्ट से आदमी दूर होगा, तो मजबूरन उनको फिर प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, तो सर मोस्ट हाँ, डेफिनेटली, वरना फिर इस वक्त इनका जो ये हमारी लोकल इन्वेंट्री है गाड़ियां हैं, वो फिर वो बेच नहीं पाएंगे। सही सर, इस वक्त जो हमारी लोकल गाड़ियां हैं उनको जो है अगर उनको इंपोर्ट अगर हम करना चाहें तो इंपोर्ट करके भी तो उस चीज को कवर किया जा सकता है ना, टैक्सेस वगैरह लगा के। क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो असेंबलर्स हैं, बकौल आपके असेंबलर्स हैं, हम क्या उस लेवल के हैं कि हम इसको इंपोर्ट मतलब कर उसको सकते एक्सपोर्ट किया जाए। हैं? जी 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 जी, एक्सपोर्ट किया जाए, सॉरी। एक्सपोर्ट मतलब आप हाँ हाँ, एक्सपोर्ट किया जाए, देखें, बिल्कुल। हमारा क्वालिटी कंट्रोल इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारी गाड़ियां नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से, ये अच्छा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है आईएस 2000 को नहीं मीट करती, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। और दूसरा वो भी देखें, हम क्वालिटी को बेटर कर भी सकते हैं। चलें, अगर एक्सपोर्ट की बात है तो हम्म। जो जो एक्सपोर्ट मार्केट जो मांगती है ऐसी क्वालिटी उसको हम दें। लेकिन ये तो हमारे लोकल असेंबलर तो यहाँ की खपत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ की डिमांड लोकल पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो एक्सपोर्ट का तो फिलहाल सोचे ही ना। या अपनी जो लोकल इंडस्ट्री को, अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने की पहले तो सोचना चाहिए कि अच्छा। अपनी पब्लिक को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए, इनको कितनी मुनासिब गाड़ी प्रोवाइड की जाए, इनके ऊपर सेफ्टी फीचर्स दिए जाएं। तो ऐसा है, ऐसा मामला आवाम के लिए भी सोचा जा सकता है कि इससे पहले कि आप एक्सपोर्ट करने के लिए, हम तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, उस पर ज्यादा फोकस हो जो कि चल ही रहा है, तो वो उस पर, क्योंकि हम कार एक्सपोर्ट की अगर अभी बात करें तो हम तो अभी लोकल डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन कि हम अभी गाड़ी एक्सपोर्ट करें। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर अकबर आपका। और जो है नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि इसकी ग्राउंड रियलिटीज ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो है काफ़ी हद तक जो है क्लियर हुई होगी। और जो है यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से सेशन से इजाज़त लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।